हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज को एनालाइज करना एक सबसे मुश्किल काम होता है। एक इन्वेस्टर के लिए किसी सर्विसेज कंपनी को, टेक्नोलॉजी कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, इनके लिए तो एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन एक बैंक का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। आप सोच के देखिए, एक कैश जो आपके पास पड़ा हुआ है वो आपके लिए एसेट है, वहीं एक कैश जो बैंक के पास पड़ा हुआ है वो एफडी के थ्रू आया होगा, वो उसकी लायबिलिटी है। तो पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है, पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उल्टी हो जाती हैं अगर यहाँ पर एसेट्स लायबिलिटीज और लायबिलिटीज एसेट बन जाती हैं। इसीलिए बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज को एनालाइज करने का तरीका भी अलग होता है, रादर बहुत ही यूनिक तरीका होता है। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसा एक स्क्रीनर जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए किस तरीके से अच्छे बैंक्स को चूज कर सकते हैं या फिर अच्छी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को चूज कर सकते हैं। स्पेशली बैंक्स में मैं यहां पर ज्यादा फोकस करूंगा, लेकिन मैं जो स्क्रीनर अप्लाई करूंगा वो बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों पे करूंगा। प्लीज मेक श्योर कि मैं यहां पर किसी भी स्टॉक का नाम अगर लेता हूं या स्कैनर में अगर कोई भी स्टॉक निकलते हैं, इट शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, दे आर ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पसेस। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे अच्छे बैंक्स का सिलेक्शन किया जाता है। तो इस वीडियो में आगे चल के हम देखेंगे किस तरीके से आप अपने लिए बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज का एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्विसेज कंपनी, आईटी सर्विसेज कंपनी, कुछ भी ऐसी कंपनीज को होल्ड कर रहे हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए अच्छे बैंक्स को कैसे अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर इंडिया को आज 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर से अगर 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है, तो एक सेक्टर जिसके बिना इंडिया नहीं सोच सकता है वो है बैंक। क्योंकि अगर आईटी ग्रो करेगा तो भी बैंकिंग की रिक्वायरमेंट होगी, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगा तो भी बैंकिंग की रिक्वायरमेंट होगी, ऑटो ग्रो करेगा, सर्विसेज ग्रो करेगा, कुछ भी ग्रो करेगा, आपको बैंकिंग की रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली लगेगी। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर बहुत ही क्रूशियल सेक्टर है इंडिया के लिए। अनडाउटेडली अगर आप निफ्टी इंडेक्स को देखें तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 32 से 35, 32 से 35% पोर्शन, 32 से 35% कॉम्पोजिशन हमेशा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का रहता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं धन के स्कैनिंग कंसोल scanex.trade पे और वहां पर देखते हैं कौन कौन सी रेशियोज को यूज करके आप अपने लिए अच्छे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को चूज कर सकते हैं। ये कंपनीज जब आपके सामने आएंगी तो आपने इन शेयर्स को परचेज नहीं करना है, बट क्योंकि ये रिलेटिवली ज्यादा फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ये आपकी नॉलेज को भी इंक्रीज करेगा और अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अलाउ करती है तो आप इन शेयर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इनमें से जो शेयर आपको अपने लिए अच्छा लगता है आप सिर्फ उन्हीं शेयर्स को एक्यूमुलेट कीजिएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं यहां पर हम स्कैनेक्स पे। मेरे यहां पर इस पूरे प्रोसेस में पर्पस सिर्फ आपके साथ ये स्कैनर शेयर करना है। इसके जितने भी स्टॉक्स हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए आप इसको यूज कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं स्कैनेक्स पे। यहां पर मैंने स्कैनिंग कंसोल ओपन कर लिया है और मैं जाता हूं क्रिएट पे। क्रिएट का बटन प्रेस करके मैं अपने लिए फ्रेश स्कैनर क्रिएट करने का एक ऑर्डर यहां पे प्लेस कर देता हूं। यहां पर मेरे सामने ऑलमोस्ट 2500 से ज्यादा स्टॉक्स आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ये सारे स्टॉक्स ट्रैक नहीं करने हैं, मैं यहां पर इंडस्ट्री में जाता हूं और मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज। मुझे इसके अलावा कोई और सेक्टर नहीं चाहिए, तो मैंने यहां पर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सिलेक्ट कर लिया। अप्रोक्सीमेटली 182 कंपनीज मेरे सामने रह जाती हैं। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो बैंकिंग के लिए आपको चाहिए वो क्या है? आप सोचिए, एक बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी आप किस बेसिस पे जज करेंगे? आपने बैंक ए में एफडी कराई, आपने बैंक बी में एफडी कराई, बैंक ए ने इस एफडी के ऊपर लोन दे दिया, इस एफडी के पैसे को यूज करके किसी और को लोन दे दिया और उसने वहां से 100 रुपए कमाए, या फिर एक स्प्रेड अर्न किया, फॉर एग्जांपल 2% का। उन्होंने आपको एफडी के दिए 7% और उन्होंने आगे कमाए 9%। वहीं एक दूसरा बैंक था, उसने उसी कैपिटल को यूज करके 120 रुपए कमाए, क्योंकि उन्होंने आपको एफडी पे दिए 6.5% और आगे से कमाया 9%। तो इस तरीके से इन्होंने एक एक्स्ट्रा स्प्रेड अर्न कर लिया है, ये उनके एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट्स में काउंट होगा। अब देखिए, सेम लोन दो बैंकों ने दिया, लोन इनके लिए एक एसेट था, लेकिन बैंक बी ने उससे ज्यादा रिटर्न कमाया। ये जो रेशो है इसका नाम है ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स। दोस्तों, बैंकिंग के लिए एक रेशो आई वुड से जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला होता है नेट इनकम अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। जितने एसेट्स मेरे पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में थे, जितने एसेट्स मेरे पास एंड ऑफ द ईयर में थे, इन दोनों का मैंने एवरेज निकाल लिया तो मेरा आ गया ROA। मैंने इस एसेट के ऊपर 100 रुपए के एसेट बैंक ए के पास थे, 100 रुपए के एसेट बैंक बी के पास थे, बैंक बी ने इससे एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया तो इसका ROA ज्यादा हो गया।
जिस बैंक का आरओए ज्यादा है मतलब ये बहुत ही सॉलिड कंडीशन में है, मतलब ये बैंक कमांडिंग पोजीशन में है। सोचिए दूसरा बैंक 7% एफडी का रेट दे रहा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने यहां पर 6.5% प्रेफर किया। इसका मतलब इस बैंक ने अपनी रेपुटेशन ऐसी बना रखी है कि यहां पर लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं एफडी कराने को लेकर। और या फिर मेरे को दूसरा बैंक एक्स अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा था, लेकिन मैंने x+1% पे या x+0.1% में मैंने बैंक बी से लेना प्रेफर किया। चाहे वो करंट कुछ भी रहा हो, चाहे उसका बैंकिंग स्ट्रक्चर अच्छा है, चाहे उसका आईटी स्ट्रक्चर अच्छा है, चाहे उसकी ऐप का यूज अच्छा है, या फिर मेरा बैंक अकाउंट उसके पास है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कारण रहा हो, लेकिन मैंने यहां पर बैंक बी को चूज किया जो कि इसके आरओई को बहुत ज्यादा शार्पली इंक्रीज कर देता है। तो यहां पर दोस्तों मैं अगला पैरामीटर जो यहां पर डाल रहा हूं, सबसे पहला पैरामीटर जो मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, इट इज रिटर्न ऑन एसेट्स। और दोस्तों मैं यहां पर पैरामीटर ऐड कर रहा हूं, मुझे चाहिए ऐसा बैंक जिनका रिटर्न ऑन एसेट शुड बी मोर देन 1.5, मतलब जितने उनके एवरेज एसेट से उससे 1.5 गुना ज्यादा की उन्होंने इनकम यहां से कमाई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरे पास आज की डेट में 119 स्टॉक्स बचते हैं अप्रोक्सीमेटली 2500 में से, और उसमें से भी अप्रोक्सीमेटली 200 स्टॉक्स बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में थे। उसमें से ऑलमोस्ट आधे स्टॉक्स या एटलीस्ट 40% स्टॉक्स हमने इस रेशो को ऐड करके बाहर कर दिए हैं। अब दोस्तों सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न कमाना जरूरी नहीं है। आपने हो सकता है कि आपने ज्यादा रिटर्न कमा लिया, लेकिन ज्यादातर लोग आपके पास आ ही नहीं रही हैं, वो तो कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं। ये कैसे पता लगेगा कि आपके पास ज्यादा लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे? अगर आपके पास ज्यादा लोग आ रहे हैं इसका मतलब आपका रेवेन्यू बढ़ रहा होगा। तो चेक कर लेते हैं कि आपकी कंपनी का पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट क्या रहा है। तो मैंने यहां पर कंडीशन ऐड कर दी, आई वॉन्ट 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट टू बी मोर देन 20%। मैं चाहता हूं कि मेरा बैंक हर साल रेवेन्यू के पैरामीटर पे कम से कम 20% से ग्रो करे। इनमें से कुछ कुछ बहुत छोटे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हो सकती है। अगर ऐसी कोई कंपनी मैं अपने लिए नहीं लेना चाहता, जो कि मैं प्रैक्टिकली नहीं परचेज करता हूं, तो मैं यहां पर मिनिमम कंडीशन 500 करोड़ की मार्केट कैप की ऐड कर देता हूं। ऐसा करके मैंने अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 बैंक या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी अपनी लिस्ट में से बाहर कर दी है। अब हम यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर डालते हैं कि मेरी कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो दोस्तों यहां पर मैं अपने बैंक का चेक करता हूं, मेरे बैंक का ईपीएस ग्रोथ रेट इन द लास्ट 3 years, आर दे जनरेटिंग एंड आर दे इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स दैट दे आर जनरेटिंग फॉर देयर शेयर होल्डर्स। मैं चाहता हूं कि मेरा बैंक जो है वो कम से कम अपने शेयर होल्डर के लिए 10% से ज्यादा का ईपीएस हर साल ग्रो करवा रहा हो। तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पास 54 स्टॉक्स बचे हैं। अब क्योंकि ये सारी की सारी अच्छी कंपनीज हैं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ये तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा, तो इनमें से बहुत सारे बैंक या बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी होल्ड करके बैठे होंगे। इसीलिए ये बैंक्स बहुत ही ओवर वैल्यूड हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड तो नहीं है। ये पता करने के लिए मैं यहां पर लास्ट पैरामीटर ऐड कर देता हूं। अब मैं यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर ऐड कर रहा हूं, विच इज अ पीबी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो। मतलब अगर ये बैंक अपने ऑपरेशन को आज वाइंड अप करता है और मुझे 100 रुपए मिलेंगे, तो क्या ये बैंक आज अपने बुक वैल्यू से 2.5 गुना से ज्यादा तो ट्रेड नहीं कर रहा? मतलब इसकी प्राइस टू बुक रेशो 2.5 से कम होनी चाहिए और 0 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये मैंने कंडीशन यहां पर डाल दी कि मेरे बैंक की प्राइस टू बुक रेशो 0 से 2.5 के बीच में होनी चाहिए। और ऐसा होने पर मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ 36 कंपनीज बचती हैं। इसमें आप प्राइस टू अर्निंग का मल्टीपल भी लगा सकते हैं, लेकिन डेट टू इक्विटी का रेशो यहां पर नहीं चलेगा, वो उतना कारगर साबित नहीं होता। प्राइस टू अर्निंग भी उतना अच्छा नहीं है जितना प्राइस टू बुक मल्टीपल है, लेकिन स्टिल बेटर देन डेट टू इक्विटी रेशो अगर आपको ये लिस्ट ऑफ कंपनीज को और छोटा करना है। दोस्तों यहां पर मेरे लिए ये ब्रॉडर लिस्ट काफी है। मैं इन सारी कंपनीज का मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस पढ़ूंगा, कंपनी के चेयरमैन का ओवरव्यू पढ़ूंगा, और मैं ये पता करने की कोशिश करूंगा कंपनी का या फिर मेरे बैंक का आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उनको क्या लग रहा है। उसके बेसिस पे मुझे अगर कोई कंपनी अच्छी लगेगी या मुझे अगर कोई बैंक अच्छा लगेगा, तो मैं उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने के बारे में सोचूंगा। अब दोस्तों मैं इस स्कैनर को यहां पर आपके लिए सेव कर देता हूं। इसका मैं यहां पर नाम दे रहा हूं वैल्यूइंग फाइनेंस कंपनीज अंडरस्कोर स्क्रीनर, और यहां पर मैं इस स्कैनर को सेव कर देता हूं। दोस्तों अगर आपको मुझसे ये स्कैनर चाहिए तो आप कमेंट्स में वैल्यूइंग फाइनेंशियल कंपनीज का स्क्रीनर, आप ये वर्ड कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपके साथ ये स्कैनर शेयर कर दूंगा, और रादर मैं इस स्कैनर का लिंक पिन भी कर दूंगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारी कंपनीज सिर्फ आपके लिए इंडिकेटिव है। इसके बाद आप इन कंपनीज को पढ़ने वाले हैं, डायरेक्टली बाय नहीं करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आप मुझे यहां पर बताइए कि मैंने आरओए का पैरामीटर क्या लिया था। क्या मैंने आरओए के पैरामीटर को चूज किया था? कौन सी रेंज के अंदर आरओए का पैरामीटर होना चाहिए? आप इसका सही जवाब मुझे कमेंट्स में देंगे तो आपके कमेंट को लाइक भी कर देंगे और पिन भी कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.